हेलो एवरीवन। तो हमने पार्ट 2 तक पढ़ लिया था। पार्ट 2 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक वाला है वो पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया था। मतलब अभी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ख़त्म तो नहीं हुआ है, तो हम आगे पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो हमें क्या क्या पढ़ना है। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन से हम स्टार्ट करते हैं। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, particularly the bacterial cells, have a chemically कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, ठीक है। देखो, ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं और स्पेशली जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा केमिकली कॉम्प्लेक्स एक सेकेंड, क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा ये यहाँ तक कम करना है, लेकिन ये इसकी चलो ठीक है, जैसा है वैसे चल देते हैं। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ जो देखो, ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, स्पेशली जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, सेल्स जो होते हैं उनके पास केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप है, ठीक है। उनका जो सेल एनवेलप है वो कैसा है, केमिकली कॉम्प्लेक्स है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो जो सेल एनवेलप है उसमें क्या होता है, टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, सो डेट द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेली इज फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, देखो ये रही ग्लाइकोकेलिक्स, ये रही सेल वॉल और ये रही सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस टाइप से होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स का सेल एनवेलप। तो इन तीनों को मिला के बनता है हमारा सेल एनवेलप, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्या क्या, ये रही ग्लाइकोकेलिक्स, ये रही सेल वॉल और ये रही सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्लाइकोकेलिक्स सबसे बाहर वाली, उसके अंदर वाली सेल वॉल और उसके अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के बनता है सेल एनवेलप। आ गई बात इतनी समझ में, ठीक है। तो बस यही हमें बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्थो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। तो ये जो तीनों लेयर होती हैं वो अपना अपना फंक्शन करती है, ठीक है। अलग अलग फंक्शन भी करती हैं, लेकिन जो तीनों मिलके क्या करती हैं, तीनों मिलके प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। और इससे ये जो लाइन है कौन सी वाली, एक मिनट। The cell envelope consists the outermost glycocalyx followed by a cell wall and then the plasma membrane। इससे शायद क्वेश्चन भी आया है नीट में 2013 में, ठीक है। द outermost glycocalyx followed by cell wall and the plasma membrane, ये इस लाइन से क्वेश्चन आया है 2013 में। तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने हाईलाइट कर दी है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल एनवेलप्स एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टैनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्राम, ठीक है। तो देखिए विज, तो जो बैक्टीरिया है वो क्या है, 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है ऑफ द डिफरेंसेस सेल एनवेलप के डिफरेंस के बेसिस पे। मतलब उनमें डिफरेंट टाइप का एनवेलप हो तो उस बेसिस पे वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। और इसमें इन द सेम, देखिए, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप एंड द मैनर इन विच, और किस बेसिस पे करा जाता है, स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे, ठीक है। वो किस तरीके से स्टेनिंग प्रोसीजर पे रिस्पॉन्ड करते हैं, उस बेसिस पे भी बैक्टीरिया को क्लासीफाई करा है दो कैटेगरीज में। कौन कौन सी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव एंड अदर्स डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए, जो ग्राम स्टेन को ले लेते हैं, ठीक है, जो स्टेन हो जाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं, और जो स्टेन नहीं होते हैं वो ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। ये इतनी बात आ रही है समझ में। हाँ,
तो बैक्टीरिया इसी बेसिस पे दो कैटेगरीज में क्लासीफाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स करती है कंपोजिशन और थिकनेस में डिफरेंट बैक्टीरिया में। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये लाइन देखिए, ये एनसीईआरटी में थोड़ा कभी कुछ दे देते हैं कभी कुछ दे देते हैं। देखिए उन्होंने क्या बोला था, ये लाइन ध्यान से देना। मैंने अभी बोला था ना कि बैक्टीरिया जो है वो दो ग्रुप में क्लासीफाई हो सकता है बेसिस ऑन द डिफरेंस ऑफ सेल एनवेलप के डिफरेंस के बेसिस पे। ठीक है, दो ग्रुप में क्लासीफाई हो सकता है, और दो ग्रुप में वो इसमें भी क्लासीफाई हो सकता है किस में कि ग्राम स्टेन के बेसिस पे। ठीक है, तो समझ में आ गए, सेल एनवेलप के बेसिस पे भी क्लासीफाई हो सकता है और ग्राम स्टेन के बेसिस पे भी क्लासीफाई हो सकता है। तो ये लाइन यहाँ दी। अब इस लाइन की कनेक्टिविटी यहाँ पे है। देखो आप कैसे, उन्होंने बोला कि ग्लाइकोकैलिक्स सेल एनवेलप का पार्ट है ना, पता ही है। तो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर करता है कंपोजिशन में। एक मिनट, बहुत ज़्यादा अजीब हो गया ये। इधर ये थोड़ा ना डार्क हो गया है, मैं इसको इधर कर रही हूँ लेकिन ये पता नहीं हो नहीं रहा सही से। हो जा, दूसरा कलर करते हैं, क्या पता हो जाए। इधर लेके जा रही हूँ तो इधर ही आ रहा है। चलिए ठीक है, जो भी है इतने ही डार्क से भी कर लेते हैं, कलर रेडी रखते हैं, वही ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो हाँ, ये बात आपको समझ में आई। तो इस लाइन की जो कनेक्टिविटी कि सेल एनवेलप के बेसिस पे वो कैसे क्लासीफाई है, वो आपको इधर दिख रही होगी। सेल एनवेलप के बेसिस पे कि कैसे क्लासीफाई है, तो इधर इधर आपको पता चलिए कि सेल एनवेलप के बेसिस पे कि वो कैसे डिवाइड की गई है टू पार्ट्स में। ठीक है, और ग्राम स्टेन के बेसिस पे आपको समझ ही आ गया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। एनसीईआरटी में ना ऐसे ऐसे कुछ कुछ लाइन कहीं दी होती है, कुछ लाइन कहीं दी होती है, उसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो दूसरी लाइन में एक हाथ पैराग्राफ के बाद आपको कहीं मिलेगी। तो ये थोड़ी कन्फ्यूज़न भी है, तो इसलिए भी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत भारी पड़ जाता है कभी कभी, समझ में नहीं आता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो डिफर करती है कंपोजिशन में और थिकनेस में डिफरेंट बैक्टीरिया पे। देखो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया होंगे, जैसे एक ये बैक्टीरिया है, इसकी ग्लाइकोकैलिक्स अलग हो सकती है, और इसकी ये जो बैक्टीरिया है इसकी ग्लाइकोकैलिक्स कंपोजिशन और थिकनेस अलग हो सकती है। ग्लाइकोकैलिक्स की कंपोजिशन और थिकनेस अलग अलग होती है हर बैक्टीरिया की। डिफरेंट बैक्टीरिया की डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में हो सकती है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो मैं जो भी बोल रही हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप लोग को कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो बाद में बता सकती हूँ। आपको रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगी और आपका डाउट क्लियर भी करने की कोशिश करूँगी मैं। ठीक है, और आप मुझे मेरी भी कमियाँ बता सकते हैं, किस पार्ट पर मैं अटक रही हूँ या क्या मुझे और सुधारने की ज़रूरत है, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट। It could be a loose sheath called a slim layer in some, while in others it may be a thick and tough called the capsule। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है लूज शीट हो सकती है या स्लिम लेयर हो सकती है। ठीक है, जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कैसी हो सकती है, देखिए एक ग्लाइकोकैलिक्स, एक मिनट यहाँ थोड़ी जगह नहीं है। हाँ, तो ग्लाइकोकैलिक्स कैसी हो सकती है, लूज शीट हो सकती है जिसको हम स्लिम लेयर बोलेंगे। ठीक है, लूज शीट होगी तो स्लिम लेयर बोलते हैं, और अगर थिक एंड टफ होगी तो उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। आ गई बात समझ में। जब लूज शीट होगी तो उसको स्लिम लेयर बोलेंगे, और जब थिक एंड टफ होगी तो उसको कैप्सूल बोलेंगे। आपको ये बात आ गई समझ में ग्लाइकोकैलिक्स के बेसिस पे कि ग्लाइकोकैलिक्स टू पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब कंपोजिशन और थिकनेस के बेसिस पे टू पार्ट्स में है। डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट तरीके की हो सकती है। तो कैसी कैसी हो सकती है, दो तरीके की हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, लूज शीट होगी तो उसको स्लिम लेयर बोलेंगे। ठीक है, लूज शीट होगी तो उसको स्लिम लेयर बोलेंगे, और अगर थिक और टफ होगी तो उसको कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप
of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from brushing and collapsing. तो जो सेल वॉल है वो क्या करती है, डिटरमाइन करती है, मतलब शेप ऑफ सेल को बताती है और प्रोवाइड क्या करती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। हाँ, तो देखो सेल वॉल का एक बहुत ज़रूरी काम है। क्या काम है सेल वॉल का? सेल वॉल का जो काम है वो क्या है, शेप और स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। ठीक है, सपोर्ट कैसे करती है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको बनाए रखने में मदद करती है कि ये जल्दी से कोलैप्स ना हो, है ना, बर्स्ट ना हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है कौन? सेल वॉल करती है। ठीक है, सेल वॉल हम मान सकते हैं वो प्रोटेक्शन का काम करती है कि मतलब ये इसका शेप और स्ट्रक्चर भी ख़राब ना हो। ठीक है, बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को। कौन करती है? सेल वॉल करती है। सेल वॉल का ये काम है। आगे बढ़ते हैं। The plasma membrane is selectively permeable in nature and interacts with the outside world. This membrane similar structural to that of the eukaryotes. हाँ, देखो अब सेल वॉल का हमें पता चल गया। देखो ग्लाइकोकेलिक्स का पता चल गया कि थिकनेस में दो टाइप की होती है, लूज शीट होगी तो स्लिमला बोलेंगे, और अगर थिक एंड टफ होगी तो कैप्सूल बोलेंगे। सेल वॉल का पता चल गया कि वो शेप और स्ट्रक्चर को बनाए रखने में मदद करती है और बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग को और मतलब प्रोवाइड भी करती है। शेप और स्ट्रक्चर भी बनाती है वो सेल का, और बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है बैक्टीरिया को। ठीक है, समझ में आ गई है, जिससे बर्स्टिंग और कोलैप्स ना हो बैक्टीरिया। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। सिलेक्टिवली परमेएबल का क्या मतलब है कि मतलब कुछ चीज़ें जो अंदर जाने लायक हैं उसको लगता है कि हाँ ये सेल के लिए अच्छी हैं, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी, या वाटर हो गया, तो मतलब ये कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है। सिलेक्टिवली परमेएबल का मतलब ये है, हर चीज़ को सेल के अंदर नहीं जाने देगी। ठीक है, कुछ चीज़ों को सेल के अंदर जाने देगी और कुछ चीज़ों को नहीं जाने देगी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल है नेचर में और इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। हाँ, मतलब इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, जो भी आउटसाइड में न्यूट्रिएंट्स वगैरह है या जो भी गैसेज हैं, जो भी चीज़ है जिसको अंदर जाने की ज़रूरत है उसको अंदर जाने देगी, और जिसको नहीं है वो बाहर ही रखेगी, इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से। हाँ ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, अब है द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू डेट ऑफ यूकैरियोट्स। हाँ, ये बात भी बहुत ज़रूरी है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उसका यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर is the mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. This extension in the form of vesicle, tubules, lamellae, they help in cell wall। एक सेकेंड, क्या हो गया? They help in cell wall formation, DNA replication, and distribution to daughter cell. They also help in respiration secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. In some prokaryotic like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophores which contain pigment। हाँ, अब आप लोग एक बात बहुत ध्यान से सुनिए कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, सबको पता ही है ना। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी क्या है, बहुत सारे मॉडिफिकेशन है। ठीक है, उसकी एक मॉडिफिकेशन है मीजोजोम। ठीक है, मीजोजोम जो होती है वो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी है। ठीक है, इनटू द सेल दिस एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला। तो ये जो एक्सटेंशन है वो वेसिकल के फॉर्म में होते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, लैमेलाए के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये वेसिकल के फॉर्म में होंगे, ट्यूब्यूल के फॉर्म में होंगे और लैमेलाए के फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है, तो ये जो एक्सटेंशन है वो क्या करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, मीजोजोम क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। हाँ, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। ठीक है,
और फॉर्मेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, सीक्रेशन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन का फॉर्मेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में टू डॉटर सेल, दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सीक्रेशन प्रोसेस। डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, सीक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये क्या है, हेल्प करती है। मीजोजोम जो है वो एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो ये क्या किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं, देखो सबसे पहले तो सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और 3 फॉर्म में होती है इसकी एक्सटेंशन मीजोजोम की, कौन कौन से शेप में होती है, कौन कौन से फॉर्म में होती है, वेसिकल, ट्यूब्यूल और लेमिलार फॉर्म में होती है, ठीक है। तो और ये जो एक्सटेंशन है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, डी मीजोजोम, मतलब यही समझ लो मीजोजोम किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, और टू डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, मतलब कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये मान लो एक सेल है, एक सेल, ये मान लो एक सेल है, ठीक है। अब इसका ये जो डीएनए है, ठीक है, ये जब डिवाइड होता है, ठीक है, डिवाइड होता है तो ये इक्वली डिवाइड हो, ठीक है, दोनों डॉटर सेल में, इसमें भी हेल्प करता है मीजोजोम, ठीक है। मीजोजोम हेल्प करता है इस चीज़ में, ठीक है। मीजोजोम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन है, किस किस फॉर्म में होता है, ट्यूब्यूल, लेमेला और वेसिकल फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा, कहाँ तक हो गया। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन और सेक्रेशन में भी हेल्प करते हैं, प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द हाफ, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ जाता है जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो, ठीक है, एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ेगा। In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophore which contain pigment। हाँ, जैसे कि एक और एक्सटेंशन होती है सेल मेम्ब्रेन की, साइनोबैक्टीरिया जैसे बैक्टीरियाज में, और भी बैक्टीरियाज में होती है, जिसको साइटोप्लाज्म में वो एक्सटेंशन होती है जिसको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं, ठीक है। वो क्रोमेटोफोर क्या करते हैं, पिगमेंट कंटेंट करते हैं, उनमें पिगमेंट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आप लोग को कोई भी डाउट वगैरह है तो आप लोग बता सकते हैं हमें, पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके सारे डाउट का आंसर दिया जाए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल हो सकती है और नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है वो चल सकती है, मतलब ना चलने का मतलब 2 हाथ 2 पैर तो नहीं होते, लेकिन हाँ पैरों से नहीं चल सकती हैं, वो ज़्यादातर फिलामेंट वगैरह से चलती हैं, हाँ। लेकिन मोटाइल का मतलब होता है वो चल सकती हैं, और नॉन मोटाइल का मतलब होता है नहीं चल सकते। इफ़ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटेज एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। अगर मोटाइल होंगे तो उनके पास क्या होगा, थिन फिलामेंटेड स्ट्रक्चर होगा, ऐसा एक फिलामेंट होगा जो कि सेल वॉल से निकल रहा होगा, और वो हेल्प करेगा मूवमेंट में, ठीक है, बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया शो आर रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। हाँ, बैक्टीरिया में क्या है, फ्लैजिला अलग अलग प्रकार से अरेंज हो सकता है, ठीक है। किसी में हो सकता है ये एक फ्लैजिला हो, किसी में हो सकता है ऐसे 2 हों, किसी में ऐसे 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 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो उसको चलने में मदद कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के फ्लैजिला होते हैं अलग अलग बैक्टीरिया में, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कम्पोज ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। कौन कौन से, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो फिलामेंट होता है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है और एक्सटेंड होता है फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड में, ठीक है। तो ये ऐसे होता है बैक्टीरिया का। एक मिनट, फ्लैजिला का देखो, ये रहा बैक्टीरिया, ठीक है, इसका ये फ्लैजिला, तो ये हो गया फिलामेंट, ठीक है, ये हो गया फिलामेंट, फिलामेंट। और ये जो होता है ये हो गया हुक, और ये हो गई बेसल बॉडी, ठीक है। तो ये ऐसे, ये हो गई बेसल बॉडी, तो वो बैक्टीरिया ऐसे डिवाइड होता है। ज़्यादा अच्छे से तो मैंने स्ट्रक्चर नहीं बना पाया, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। बिसाइड फ्लैजिला, प्लाई एंड फेब्राई आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। हाँ, तो फ्लैजिला के अलावा प्लाई एंड
फिम्ब्रियाई भी जो होते हैं वो भी सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के, और इनका रोल मोटिलिटी में नहीं होता, ठीक है। ये लोग नॉन मोटाइली होते हैं, ठीक है, मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते। द प्लाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। जो प्लाई है वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि स्पेशल प्रोटीन का बना है। द फिम्ब्रियाई जो है वो ब्रिस्टल लाइक फिब्रिस स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। मतलब देखो फिम्ब्रियाई कैसे होता है, ऐसा 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 छोटे 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 ऐसे 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 छोटे छोटे निकल रहे होते हैं ये, ठीक है। ऐसा होता है फिम्ब्रियाई, ठीक है। ब्रिस्टल लाइक होता है फिम्ब्रियाई, ठीक है, जो कि क्या है, सेल के बाहर निकल रहे होते हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर known to help attach the bacteria to rocks in streams and also the होस्ट टिश्यू। हाँ मतलब देखो ये मोटिलिटी में तो रोल प्ले नहीं करते, लेकिन फिम्ब्रिया क्या है, कहीं कहीं मतलब पकड़ने में हेल्प करते हैं इनको। जैसे कि अगर वो होस्ट की बॉडी पे हो बैक्टीरिया तो होस्ट की बॉडी पे चिपकने में मदद करेंगे, ठीक है। और अगर किसी रॉक वगैरह पे हो तो उस पर चिपकने में मदद करेंगे फिम्ब्रिया, ठीक है, ऐसे मतलब जकड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। और ये जो पिलाई है वो किसका बना होता है, पिलीन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ये है ना स्पेशल प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होते हैं वो कौन से होते हैं, पिलीन प्रोटीन होते हैं, पिलीन। वो एक सेकेंड, ये क्या हो गया, शायद हम आगे आ गए, 1 मिनट, कहाँ आ गए हम कहाँ जाना था, क्या हो गया, कहाँ है हम, सेल थ्योरी, अच्छा हम ऊपर आ गए, हम नीचे जाएं, ये क्या हो रहा है, यूकैरियोटिक सेल पे कहाँ से आ गए, ये तो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल ही नहीं हुआ, हाँ यहाँ पे थे ना हम, हाँ। तो ये जो है वो पिलिन प्रोटीन का बना है, ठीक है, पिलिन प्रोटीन का बना है। इन सम बैक्टीरिया दे आर आल्सो नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। अब है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। हम राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी को पढ़ेंगे, ठीक है। राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी का क्या है, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है वो एसोसिएटेड होते हैं एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, ऑफ द सेल, ठीक है। मतलब राइबोसोम क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, मतलब ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे 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 यहाँ पे होंगे, ठीक है, ये ऐसे 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 छोटे छोटे होंगे, ठीक है, ऐसे एसोसिएटेड होते हैं प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम। दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर टू बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। 50 नैनोमीटर और 20 नैनोमीटर तक के साइज में होते हैं ये। आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। 2 सब यूनिट का बना होता है 50s एंड 30s यूनिट्स विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s। हाँ तो देखो आप लोगों को लग रहा होगा 50s प्लस 30s तो 80s होना चाहिए, लेकिन राइबोसोम के केस पे ये नहीं होता है, ठीक है। 50s और 30s कितना होता है, 50s और 30s होता है 70s, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। राइबोसोम के केसेस में ये नहीं होता है। 50s और 30s कितना होता है, 70s होता है, ठीक है। 80s नहीं होता है, कितना होता है, 70s होता है, ठीक है। और ये एस जो है वो सिडवर्ग यूनिट होती है, ठीक है, सब यूनिट होती है। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं कितने, 50s to 70s प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट में राइबोसोम, ठीक है। अब राइबोसोम द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सिंगुलर राइबोसोम may attach to the single mRNA form a chain called polyribosom and polysome। तो जो सिंगल प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं राइबोसोम, ठीक है। सीवरल राइबोसोम जो होते हैं वो mRNA से अटैच हो सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और एक चेन बना सकते हैं जिसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलेंगे, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है।
द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इंटू प्रोटीन। जो राइबोसोम होते हैं पॉलीसोम के, ठीक है, पॉलीसोम के जो राइबोसोम होते हैं वो mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आगे, ट्रांसलेट करते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, ठीक है। ऐसी एक चेन बनाएंगे, वो कैसी को मैं बताऊं, ऐसे ऐसे होगा। अभी देखो अच्छे से नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना, ऐसे होगा। फिर यहाँ पे ऐसे 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 एक चेन बनाएंगे। अरे यार ये अच्छे से नहीं बन रहा, रुक जाओ, बनाते हैं, नहीं नहीं, हाँ, ऐसे। फिर उस पर क्या होगा, रुक जाओ, कलर चेंज करें, हाँ, फिर उस पर क्या होगा, ऐसे 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 राइबोसोम लगेंगे, फिर एक ऐसी चेन बनाएंगे, ठीक है, तो उनको पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम बोलेंगे। तो जो पॉलीजोम होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या करते हैं, mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। आगे बात इतनी समझ में, रेड ही ले लेते हैं कलर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी है इंक्लूजन बॉडीज़ की। इंक्लूजन बॉडीज़ देखो, अपन इंक्लूजन बॉडीज़ यहाँ पे पढ़ा था, एक सेकंड में बताती हूँ कहाँ पे। यहाँ पे अपन ने पार्ट 2 में पढ़ा था इंक्लूजन बॉडीज़, है ना, कहाँ पे पढ़ा था, हाँ ये रहा इंक्लूजन। इंक्लूजन पढ़ा था। तो इंक्लूजन क्या होते हैं, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होते हैं, यूकैरियोट्स में नहीं होते। ये बात हमने पढ़ी थी कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास समथिंग यूनिक है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, है ना, ये चीज़। हाँ, और मीजोजोम के बारे में भी देखो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था, फिर अभी इधर पढ़ा था, ये पार्ट 2 में पढ़ा था, इधर एक ये लाइन, और मीजोजोम के बारे में फिर इधर पढ़ा था हमने, ये स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, है ना, पढ़ा था। तो ये थोड़ा थोड़ा कनेक्ट रहता है, ये इकट्ठा नहीं लिखते, हर कहीं हर कुछ लिख देते हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में। इंक्लूजन बॉडी जो है वो रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में, स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। हाँ, तो देखो इंक्लूजन बॉडी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिजर्व मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाते हैं इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में, ठीक है, समझ में आ गई। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा मटेरियल होता होगा जो कि यूज़ नहीं हुआ, जो रिजर्व कर दिया, ठीक है। तो रिजर्व जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सारी एक्टिविटीज़ है वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो साइटोप्लाज्म में जब वो होता होगा तो क्या होता होगा, इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में रिजर्व होता होगा, ठीक है, स्टोर होता होगा, समझ गए, बात समझ गए, ठीक है। दे आर नॉट बाउंड, एक मिनट, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। हाँ, वो किसी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होते, मतलब उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। मेम्ब्रेन मतलब ऐसे आउटर बाउंड्री, ऐसी कुछ मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं होती, और फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ऐसे पढ़ रहेंगे, ये इंक्लूजन बॉडी कैसे, ठीक है, फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल हो गया फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, फॉस्फेट हो गया, ग्रेन्यूल्स हो गए, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स हो गए, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल याद रखने, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स, और कौन से ग्रेन्यूल्स हो गए, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो देखो जो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, फॉस्फेट को स्टोर करेंगे, ठीक है। साइनोफिशियन ग्रेन्यूल जो होंगे, आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ, ठीक है। साइनोफिशियन जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो प्रोटीन को स्टोर करेंगे, और ग्लाइकोजन को स्टोर करेंगे, समझ में आ गई। फॉस्फेट है तो नाम से ही पता चल रहा है किसको स्टोर करेंगे, फॉस्फेट को स्टोर करेंगे, ठीक है, फॉस्फेट को। और साइनोफिशियन किसको करेंगे, प्रोटीन को करेंगे, ठीक है, प्रोटीन को स्टोर करेंगे, प्रोटीन को स्टोर करेंगे, और ग्लाइकोजन जो होंगे वो किसको स्टोर करेंगे, ग्लाइकोजन को ही, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो ये बात आ गई होगी इतनी समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। गैस वैक्यूल्स आर, एक मिनट, आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो गैस वैक्यूल्स है, ठीक है,
वो कहाँ पे गैस वैक्यूल्स मतलब क्या होते हैं, एक कैविटी होती है, ठीक है। वो किस किस में पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में, पर्पल बैक्टीरिया में एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे समझ में गैस वैक्यूल्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। अब